अमेरिका के पास एक जहाज है, उसको E-6B मरकरी कहते हैं। ये जहाज अमेरिका की धरती पहली बार ही छोड़ा है आज तक, और ये जो जहाज है सबमरीन्स के साथ कम्युनिकेट करता है। आप विश्वास कीजिए, हवा में उड़ता हुआ जो पानी की सतह के नीचे थाउजेंड्स ऑफ मीटर नीचे जो सबमरीन है, उससे ये हवाई जहाज बात करता है। कैसे बात करता है? VLF, वेरी लो फ्रीक्वेंसी। तो ये इस जहाज को टेकैमो कहते हैं, TACAMO। ये इनका यूएस नेवी का बोइंग 707 प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर 5 मील लंबी एक वायर बाहर फ्लाई करती है। ये जो जहाज है, ये जो जमीन के नीचे सबमरीन्स हैं, पानी के नीचे, उससे बातचीत करता है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये 14 से 60 किलो हर्ट्ज पे है। बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी है। क्यों है? क्योंकि ये जो मिसाइल्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, ये सबमरीन्स कैरी कर रहे हैं। तो अब उनको अगर कमांड देनी होगी, वो ऊपर तो आ नहीं सकती, तो उनको ये जहाज कम्युनिकेट करता है कि आप ये न्यूक्लियर वेपन फायर कर दीजिए। और ये जहाज अब अमेरिका से निकल के मिडिल ईस्ट की तरफ आ रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? दूसरा जहाज जो इसको अकंपनी करता है, जिसको E-4B बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डूम्सडे एरोप्लेन, जिसमें कि अगर दुनिया तबाह हो रही है और उसके अंदर, इस जहाज के अंदर प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट और डिफेंस सेक्रेटरी बैठते हैं और वो कमांड देते हैं इस जहाज को, जो मरकुरी है, कि आप फायर करवाइए न्यूक्लियर वेपन्स। वो तो ऑलरेडी उड़ गया मरकरी, और डूम्सडे एरोप्लेन रेडी है। ये जो युद्ध शुरू हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका अभी देख रहा है, एंड इजराइल, कि उन्होंने गलती कर दी। इसके मुख्य कारण है, आइए एक मिनट में तुरंत से आपसे डिस्कस करता हूं। ईरान, जिसके ऊपर हुतीज, हमास और हिजबुल्लाह का कहर था बहुत सालों से, उन्होंने रियलाइज किया कि अगर हमें ईरान पे जीत पानी है, तो हमें उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको काटना पड़ेगा। और उन्होंने इनकी न्यू ऑयल वेल्स हैं, स्टोरेजेस हैं, रिफाइनरीज हैं, इजराइल ने पिछले 2 दिन पे उन पे भारी बम्बार्डमेंट। इन रिटेलिएशन ईरान ने जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज है वो बंद कर दी, उसमें माइंस लगा दी हैं। और दूसरी तरफ जो रेड सी है और गल्फ ऑफ एडन का एरिया है, जहां से सऊदी अरेबिया का तेल आता है, वहां पे उनके प्रॉक्सीज जो हूतीज बैठे हैं, उन्होंने मिसाइल मारने स्टार्ट कर दिया और माइंस लगानी शुरू। तो दोनों चैनल से, जहां से दुनिया का पूरा ईंधन निकलता है, ईरान ने काफी हद तक डिसरप्ट कर दिया है। और भारत में भी आप देख रहे हैं कि LPG की शॉर्टेज हो रही है, गैस की शॉर्टेज हो रही हैं। और ये जो कारण है सारे, ये मैंने एक छोटा सा भी वीडियो बनाया था, शॉर्ट्स, उसमें आप देख लीजिए। तो अब ऐसी हालात आ गई है कि ईरान अब अपने जो असली हथियार हैं, जो इनके हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जो इनके पास अच्छा असला है, उसको अभी तक इन्होंने बचा के रखा हुआ है। उसके अलावा जो स्ट्राइक्स की थी, ट्रू प्रॉमिस, एक पहली कैंपेन स्टार्ट हुई थी आफ्टर अक्टूबर 23 हमास के युद्ध के बाद, उसको इजरायलीज ने ट्रू प्रॉमिस कहा था। उसमें ईरान ने 120 बैलिस्टिक मिसाइल इस पे मारी थी, इजराइल पे, और वो तकरीबन सारी की सारी, एक के अलावा, इजराइल ने इंटरसेप्ट करी। अब ईरानियन ने इससे सबक लिया, तो ईरानियन ने जो सेकंड फेज था, ट्रू प्रॉमिस, अक्टूबर 24 में, उसमें 300 बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल पे मारी, जिसका 84% इन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया, और 14% मिसाइल्स पार करके वहां पहुंच गई, और इसके अंदर उनको काफी नुकसान हुआ। तो ये अब जो तीसरी अभी युद्ध स्टार्ट हुआ है, एपिक फ्यूरी के नाम से, जो 28 फरवरी 2026 को है, इसमें हम पा रहे हैं कि जो ईरान की मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, वो काफी ज्यादा एडवांस्ड हो चुकी हैं। और वो जो भी इनके डिफेंस हैं, चाहे वो इजराइलीज के आयरन डोम हो, अमेरिकन की पैट्रियट हो, थार्ड्स हो, जो भी इन्होंने अपनी अम्ब्रेला लगा रखा है, उसको काफी हद तक ये पार करके, और टेल अवीव, बहरीन, कतार, UAE, मस्कट, इन सारे रीजन्स में, सऊदी अरेबिया की रिफाइनरी, इन सब पे ईरान अब स्ट्राइक कर रहा है। और वो ये इनके ऑयल वेल्स पे और स्टोरेजेस पे, गल्फ कंट्रीज के स्ट्राइक कर रहा है। इस पूरी
हबड़ी से अमेरिका का सबसे बड़ा नुकसान है। आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि सारा ऑयल वर्ल्ड का यूएस डॉलर में ट्रेड होता है। अब जब ऑयल में डिसरप्शन हो गई, ऑयल सप्लाईज में डिसरप्शन हो गई, ऑयल की सेल्स में डिसरप्शन हो गई, चाहे वो सऊदी से हो, चाहे वो रेड सी के गल्फ ऑफ एडन से हो, चाहे वो गल्फ ऑफ हॉर्मुज से हो, चाहे वो एलएनजी हो, गैस हो, वो सारी की सारी जब डिसरप्ट होगी तो यूएस इकॉनमी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। तो इजराइल और यूएस जो एक ही पेज पे हैं इस लड़ाई में, बट उन दोनों के इंटरेस्ट अलग हैं। तो ये मैं पढ़ रहा था आज कि नेतन्याहू और ट्रंप इस जो मतभेद है इसको लेके काफी आप एक दूसरे से सहमति नहीं रख रहे हैं अभी, तो इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। बट मेरा मेन मकसद ये बताने का है कि ईरान के पास ऐसी मिसाइल्स हैं जिसको तुरंत से वो न्यूक्लियराइज कर सकता है, और ये इनको भी पता है। अब ईरान के पास कम से कम नहीं तो 400 से 500 मिसाइल लॉन्चर्स हैं, और उनके पास अनऑफिशियली 5 से 6 हजार मिसाइल्स हैं, जिसका वो अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं कि 40 से 50% यूज हो चुका है पिछले 10-12 दिनों में। बट मेरी समझ से इनके पास इससे कहीं ज्यादा है, और इनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने की क्षमता है ईरान के पास। क्योंकि ये जब जहाज मूव किए हैं, अमेरिका के पास 3 जहाज हैं जो कि ये यूज कर सकते हैं। सबसे पहले B-2 हैं स्टेल्थ बॉम्ब, न्यूक्लियर अटैक्स के लिए एयरक्राफ्ट, अगर हवा से न्यूक्लियर बॉम्ब गिराना है। उसके बाद B-1 है, और थर्ड इज B-52 बॉम्बर्स। किसी और प्रोग्राम में मैं इन तीनों एयरक्राफ्ट्स की जो डिफिकल्टीज हैं, जो स्ट्रेटेजी है न्यूक्लियर अटैक की, वो बनाऊंगा। बट फिलहाल जानने वाली ये बात है कि ये तीनों जहाज वहां पे पोजीशन है, और इस टाइम पे जो यूएस की डिप्लॉयमेंट है गल्फ के अंदर, वो जो इराक युद्ध हुआ था 2003 से, उससे 2.5 गुना ज्यादा है। 2.5 गुना ज्यादा इस वक्त डिप्लॉयमेंट है यूएस की गल्फ में। तो ये आपको दर्शाता है कि कितनी सीरियसली ये लड़ाई एक नया रुख ले रही है। और सबसे जरूरी, जो प्रोग्राम के बिगनिंग में मैंने कहा था कि जो इनका न्यूक्लियर कम्युनिकेशन का जो एयरक्राफ्ट है, जो बोइंग 7, जो आज तक यूएस का शोर्स नहीं छोड़ा था, अब वो भी मिडिल ईस्ट में आ गया है। तो जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम होता है, आपकी जानकारी के लिए, उसमें जब 20% एनरिच हो जाता है यूरेनियम, तो उसको HEU बोलते हैं। बट वो जब 90% एनरिच हो जाता है यूरेनियम, 90% से ज्यादा, वो वेपन ग्रेड का बन जाता है। तो वो वेपन ग्रेड यूरेनियम इन्होंने, ईरान ने जब जून 2025 के अटैक्स हुए थे, उसके बाद जो मैं पढ़ रहा था, उसको टनल्स के तहत सेफ जगहों पे लगा दिया है। और ये वॉरहेड में कन्वर्टेड होके, जो इनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, ग्लाइड मिसाइल्स, जो कि 5 मार्क से ऊपर जाती हैं, और जो कि जिगजैग पाथ लेती हैं, और जो किसी भी एयर डिफेंस को, क्योंकि ये इवॉल्व कर रहे हैं 2024 से, तो वो केपेबल हैं कि ये मिसाइल्स उनको पार करती हुई टारगेट्स पे हिट कर सकती हैं। और इस कैपेबिलिटी को देखते हुए दोनों देश, इजराइल और यूएस, इस वक्त बहुत परेशान है। वो अपनी पूरी न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, अपने सारे एयरबोर्न और सैटेलाइट मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, और बहुत क्लोज मॉनिटरिंग रख रहे हैं। और ये एक मेरी समझ से बहुत बड़ी रणनीतिक गलती हुई है उनसे, क्योंकि वो अपनी फुट ऑन सोल्जर्स ग्राउंड में भेज नहीं सकते थे, और ईरान उनके सुप्रीम लीडर के जाने के बाद और यूनाइटेड हो गए हैं, और वो अब करो या मरो के। और आपकी जानकारी के लिए, ईरान 8 साल युद्ध लड़ा इराक के साथ, 8 साल लड़ा है, और उनकी जो क्षमता है लड़ने की, और ये पूरा एरिया माउंटेनियस है, जो कि इनके काफी सर्चर्स एंड डिस्ट्रॉयर्स, जितने भी इनके इंटरसेप्टर्स हैं, वो पहाड़ियों में लगे हुए हैं, जितने इनके लॉन्चर्स हैं वो पहाड़ियों में लगे हुए हैं। और अगर गलती की अमेरिका ने और इजराइल ने अपने ट्रुप्स भेजने के लिए, तो ये उनको बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो गल्फ रीजन है वो फ्लैट है, ईरान का रीजन नहीं है। तो न्यूक्लियर वॉर का अंदेशा बढ़ता जा रहा है। ये सारे जो जहाज हैं, चाहे वो कैरियर्स हैं इनके, जो बैटल कैरियर ग्रुप्स हैं, USS लिंकन एंड USS फोर्ड, और उसके साथ कम से कम 150 और इनके जो डिस्ट्रॉयर्स एंड फ्रिगेट्स एंड बाकी जो शिप्स हैं,
वो सब के सब गल्फ में इस टाइम पोजीशन है और बट इसका पूरा का फायदा रूस और चाइना के है, क्योंकि इजराइल और यूएस अपने सारे एयर डिफेंस एंड सारे इक्विपमेंट्स और मिसाइल्स खत्म कर रहा है और उनकी जो स्टॉक पाइल्स हैं वो धीरे धीरे गिरते जा रही हैं। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फेज में हम आ गए हैं युद्ध के, जिसमें कि अब एक मोड़ ले सकता है और दोनों साइड ईरान भी और यूएस इजराइल भी न्यूक्लियर जो अटैक है उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये मेरी समझ है। देखते रहिए, फॉलो करते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।